हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने भारतीय न्याय संहिता की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भारतीय न्याय संहिता की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करूं तो मैं आपको पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है आपराधिक षड्यंत्र करना। षड्यंत्र मतलब दो या दो से ज्यादा लोग कोई क्राइम करने का, कोई ऑफेंस करने का, कोई इलीगल एक्ट करने का षड्यंत्र करते हैं। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एक सिविल रोंग माना जाता था। कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता था तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलता था, बल्कि सिविल रोंग इसको माना जाता था। लेकिन बाद में इसको क्रिमिनल रोंग माना गया और अब क्रिमिनल केस चलता है। अगर मैं बात करूं ये कहां दिया गया है, तो जो चैप्टर 4 है BNS भारतीय न्याय संहिता का, वहां पे बात की गई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। सेक्शन 61 जो है BNS का, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से बेसिकली डील करता है। इसमें भी जो सेक्शन 61 क्लोज 1 है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और सेक्शन 61 क्लोज 2 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब लिखो, ड्यूरिंग एशियन कॉमन लॉ क्या था? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाज हैज इट्स ओरिजिन प्राइमरली एज एन सिविल रॉन्ग। ये सिविल रॉन्ग मानी जाती थी, बट वाज लेटरली मेड पनिशेबल एज ए क्रिमिनल रॉन्ग। और बाद में इसको एज ए क्रिमिनल रॉन्ग पनिश किया जाने लगा। ये सिंपल सी बातें हैं। अब मेन बात आती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या, व्हाट इज द मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो जो सेक्शन 61 क्लोज 1 है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन देता है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मींस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मतलब है व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। मतलब जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं, बोलकर एग्रीमेंट बनाते हैं, लिखकर एग्रीमेंट बनाते हैं, वो अपनी सहमति दे देते हैं। सहमति क्यों देते हैं? टू डू, कोई काम करने के लिए, या कॉज टू बी डन, या किसी से काम करवाने के लिए सहमति दे देते हैं कि ये हम काम किसी से करवा लेंगे। कौन सा काम? एन इलीगल एक्ट, एक इलीगल एक्ट करवाने की के लिए एग्री हो जाते हैं, खुद एग्री हो जाते हैं, या किसी से इलीगल काम करवा लेंगे, इसकी वो सहमति दे देते हैं, एन इलीगल एक्ट। या दूसरा क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल। एक ऐसा कार्य करवाने के लिए वो एग्री हो जाते हैं, या किसी और से करवाएंगे, या खुद करेंगे या किसी और से करवाएंगे, और वो एग्री हो जाते हैं, विच इज नॉट इलीगल, जो इलीगल नहीं है। बट बाई इलीगल मीन्स, पर जो काम करवाया जाएगा वो इलीगल मेथड से करवाया जाएगा, इलीगल मीन से करवाया जाएगा। जैसे कि मान लो दो लोग हैं ABC, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, मान लो ABC, ये क्या बोल रहे हैं कि हम जो है गरीबों को पैसा देंगे, गरीबों को जो हेल्प करेंगे, पर कैसे करेंगे? इनके पास पैसा है नहीं। इनका जो पर्पस है, ये एग्रीमेंट करते हैं एक ऐसा कार्य करने के लिए कि गरीबों को हेल्प करनी है, मतलब लीगल कार्य करने के लिए ये एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब एन एक्ट, दे हैव एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, विच इज लीगल। ABC गरीबों की हेल्प करना चाहते हैं, मतलब लीगल काम करने के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। बट बाई इलीगल मीन्स, पर जो वो काम करने का उनका तरीका है वो इलीगल मीन्स है। अर्थात ABC बोलते हैं हम बैंक को लूटेंगे, बैंक से लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांट देंगे। मतलब वो करना तो लीगल काम चाहते हैं, पर उस काम को करने का तरीका इलीगल है, तो ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा।
ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। तो सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए बी सी ये तीन बंदे आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी जेड का मर्डर करने के लिए, इलीगल एक्ट करने के लिए, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। या फिर ए बी सी बोलते हैं हमें जेड का मर्डर करवाना है, किसी और से करवा देंगे, तो ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। या फिर ए बी सी बोलते हैं हमें जेड को अमीर करना है, जेड को पैसा देना है, जेड बड़ा गरीब है, हमें इसके लिए घर डालना है, पैसा करना है इकट्ठा, पर इनका तरीका क्या है, बैंक को लूट के करना है, तो ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। अब बात ऐसी है कि ये टर्म यूज किया इलीगल एक्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इलीगल एक्ट को समझेंगे तब आप इस सेक्शन के प्रोवाइजो को समझ पाएंगे, जो आगे प्रोवाइजो है, क्योंकि आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा पढ़ने में। तो इलीगल एक्ट की का मतलब क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 जो है बीएनएस का, सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 धारा, जो 2 धारा 15 है, 2 सब सेक्शन 15, ये क्या बोलता है, ये इलीगल एक्ट को डिफाइन करता है। इलीगल एक्ट क्या है, तो इलीगल एक्ट में बेसिकली तीन चीजें आती हैं। पहला, इलीगल एक्ट मीन्स एन ऑफेंस, इलीगल एक्ट में एक ऑफेंस आता है। दूसरा, इलीगल एक्ट मीन्स एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये भी इलीगल एक्ट में आता है। तीसरा, इलीगल एक्ट मीन्स एन एक्ट विच फर्निश द ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, ये भी इलीगल एक्ट में आता है। ये तीनों चीजें इलीगल एक्ट में आती हैं। अर्थात अगर कोई दो या दो से ज्यादा लोग कोई ऑफेंस करने का एग्रीमेंट करते हैं, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अगर दो या दो से ज्यादा लोग एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसकी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। या ये वाला काम करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो ये इलीगल एक्ट की डेफिनेशन है। अब जब आप प्रोवाइजो पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट, आप प्रोवाइडेड दैट पढ़ेंगे, प्रोवाइजो में क्या बोला गया है आप पढ़ेंगे, प्रोवाइजो में ये बोला गया है, सुनना ध्यान से, ये बोला गया है कि अगर जो एग्रीमेंट है, जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एग्रीमेंट है, वो एक ऑफेंस करने का है, एक ऑफेंस करने का एग्रीमेंट किया उन्होंने, इस चीज का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो क्या होगा, मेयर एग्रीमेंट इज पनिशेबल हो जाएगा। जो एग्रीमेंट किया है वही पनिशेबल हो जाएगा, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब ए बी सी हैं, इन्होंने जेड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करना है, सपोज मर्डर करना है या जेड का रेप करना है, ये पहले ही पकड़े गए, तो मेयर एग्रीमेंट ही पनिशेबल हो जाएगा, उनको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट के बेस पे उनको लायबल कर देंगे। पर अगर प्रोवाइजो बोलता है, पर अगर ए बी सी मानो तीन लोग हैं, ये एग्रीमेंट करते हैं ये वाला काम करने के लिए या फिर ये वाला काम करने के लिए, ये दो काम करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो मेयर एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं होगा। आपको केवल एग्रीमेंट के बेस पे पनिश नहीं किया जाएगा, आपको तभी पनिशमेंट मिलेगी जब आपने उस एग्रीमेंट का अनुसरण करते हुए कुछ एक्ट भी किया हो। मतलब क्या है कि सम मेयर एग्रीमेंट इज नॉट पनिशेबल इन दीज केसेस, देयर मस्ट बी सम ओवर्ट एक्ट, कुछ ओवर्ट एक्ट भी होना चाहिए। तो ये प्रोवाइजो में लिखा हुआ, प्रोवाइजो आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारा प्रोवाइजो समझ आ जाएगा क्या मैंने बोला, आपको प्रोवाइजो तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, आपको थोड़ा ना तोड़ के प्रोवाइजो पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे। अब ये हो गया, ये प्रोवाइजो बोलता है। अब हम बात करेंगे क्या कि इसकी इसेंशियल क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसेंशियल्स की बात करूं तो जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशंस में करवाया मैंने, वही इसेंशियल्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, 2 और मोर देन 2 पर्सन होंगे, देयर मस्ट बी 2 और मोर देन 2 पर्सन। फिर उन 2 और मोर देन 2 पर्सन के बीच एक एग्रीमेंट होगा, एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरल में होगा, मैं पहले बता चुका, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एग्री होने चाहिए। क्या करने के लिए, एग्रीमेंट मस्ट बी टू डू, कोई कार्य करने के लिए, या कोज टू बी डन, या किसी से करवाने के लिए। क्या, एन इलीगल एक्ट, एक इलीगल एक्ट करना चाह रहे हैं वो, या करवाना चाह रही हैं। जैसे देते हैं ना, किसी को पैसा दे दिया, फिरौती दे दी, किसी को पैसा दे दिया, वो किसी का मर्डर करवा दिया, इस तरह से। एन लीगल एक्ट, एक लीगल एक्ट करना है, पर उसको करने के तरीके इलीगल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कुछ लोग गरीबों की हेल्प करना चाहते हैं पर पैसा उनके पास है नहीं, तो वो बैंकों से लूट कर पैसा गरीबों में बांट देंगे, तो ये भी एक प्रकार की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही हो जाएगी। देखो, खुद वो काम करते हैं टू डू,
या कॉज टू बी डन। खुद मतलब मान लो ए बी सी तीनों ने बैंक में डाका डाला, बैंक में रॉबरी करी, षड्यंत्र रचा। ए ने बोला मैं काले मास्क ले आऊंगा, बी ने बोला मैं गन ले आऊंगा, सी ने बोला मैं एक गाड़ी ले आऊंगा जो तेज भागती हो, पैसा लेके भाग जाएंगे बैंक से चोरी करके, रॉबरी कर कर। तो इन्होंने क्या किया, खुद एक एग्रीमेंट किया जो कि इलीगल एक्ट करने का था। या कॉज टू बी डन, मान लो ए बी सी हैं, तीनों ने किसी का मर्डर करवाना है जेड का, खुद वो मर्डर कर नहीं सकते, इन तीनों ने क्या किया, किसी एम को हायर कर लिया और एम को बोला कि जेड का मर्डर कर दे, तब भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। तीन लोगों ने किसी से करवाया, ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। जैसे मान लो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, तो वो कहना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आ जाएगा। अब बात आती है 2 और मोर देन 2%। क्या 2 और मोर देन 2% होना जरूरी है? क्या इससे कम भी हो सकते हैं? तो बंबादर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, इस केस में साफ साफ हमारे कोर्ट ने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो 2 और मोर देन 2% होना बड़ा जरूरी है। अगर मान लो एक केस है जो कि ए बी सी तीन लोगों के ऊपर चला हुआ है किसी ऑफेंस को करने के लिए, सपोज सी के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला, वो बरी हो गया, एक्यूट हो गया, बी भी एक्यूट हो गया, इसके अगेंस्ट भी कोई एविडेंस नहीं मिला, केवल ए बच गया अकेला, तो अकेले ए के ऊपर जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं लग सकती, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। पर इस केस में 2 लोग तो एक्यूट हो गए, इनको बोल दिया इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो अकेला बंदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, इसलिए इसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा नहीं लगेगी। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि अगर मान लो ए बी सी तीन लोग जो है किसी केस में पाए जाते हैं ऑफेंस करने में, एक बंदा पकड़ा गया, इसके अगेंस्ट केस चल पड़ा, पर 2 भाग गए, तो ये पकड़े नहीं गए पर थे वहां पे अवेलेबल, तो एक के ऊपर ही केस चलाकर उसको लाइबल किया जा सकता है, फिर 2 को पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भाग गए हैं, पर ये लाइबल तो है, इन्होंने क्राइम तो किया ही है, तो इनको क्या है, चाहे वो 2 है पर वो भाग चुके हैं, अवेलेबल नहीं है, फिर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ए के ऊपर लगेगी और लाइबल होगा। पर जब ये दोनों अगर मान लो एक्यूट हो जाते हैं, इनको बाइज्जत बरी कर देते, तो फिर अकेले पे थोड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस कर सकते हो, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। अब बात आती है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। ये केस कौन सा है? राजीव गांधी असैसिनेशन। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था उनका भी। कैसे हुआ था? एक औरत थी, उसने उसके गले में वहां पे माला डाली और बम ब्लास्ट हो गया। औरत वही ह्यूमन बॉम्ब थी, उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया और राजीव गांधी की डेथ हो गई थी। तो ये वो वाला केस है, तो ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से बड़ा डील करता है। इवन इस केस के बाद काफी गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इस केस के स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी वाले केस में भी लिख सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सुप्रीम कोर्ट ने? पहला ये बताया कि एग्रीमेंट इज साइना क्यू नॉन। साइना क्यू नॉन का मतलब होता है वेरी नेसेसरी। एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए। एग्रीमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दूसरा क्या बोला? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कॉन्स्पिरेटर शुड नो ईच अदर। ये जरूरी नहीं होता कि जितने भी कॉन्स्पिरेटर है वो सभी एक दूसरे को जानते हो। मान लो ए बी सी इन तीनों ने अटैक करना है हमारी पार्लियामेंट में, चाहे वो ए बी सी तीनों जानते नहीं एक दूसरे को। ए जो है वो कश्मीर से लिया हुआ है, बी दिल्ली से लिया हुआ है, सी जो है वो मुंबई से लिया हुआ है, पता नहीं है कोई, इन्होंने फोन पे बात की है, तब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अगर वो एक दूसरे को जानते नहीं भी है तब भी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, स्टेप्स टेकन बाय सम ऑफ द कॉन्स्पिरेटर। मान लो 4 लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, उसमें से 1 या 2 स्टेप ले रहे हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर्स को पता ही नहीं है, तब भी ऑल विल बी लाइबल, सारे लाइबल हो जाएंगे। पर जरूरी क्या है? इफ द स्टेप्स आर टेकन टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्ट, जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के स्टेप लिए जा रहे हैं, सारे लाइबल हो जाएंगे, चाहे बाकियों को पता ही नहीं है कि ऐसा स्टेप भी लिया जा रहा है। अब बात आती है प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कैसे हम कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ कर सकते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ, वेरी लैंडमार्क केस हुआ, जसपाल सिंह वर्सेस स्टेट एनसीडी दिल्ली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कॉन्स्पिरेसी है ना, ये एक बंद कमरे में होती है, सीक्रेसी में होती है, प्राइवेसी में होती है, ओपनली तो होती नहीं, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस मिलना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, नहीं मिल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से आप काम चला सकते हो। आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से एक चेन बनाकर किसी को लायबल कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट
एविडेंस जो है वो हार्डली अवेलेबल होते हैं, ये इस केस में बोला। तो ये सारा कुछ आपने लिख देना है इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई है। अब हम इसकी पनिशमेंट के बारे में कर लेते हैं, पर पनिशमेंट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है आपके जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे ये भारतीय न्याय संहिता क्यों नहीं है, लॉ ऑफ टोर्ट क्यों नहीं है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, BNSS है, BSc है, लॉ ऑफ टोर्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर आपका ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, कोई भी सब्जेक्ट है, हम हर किसी की कोचिंग देते हैं। हर एक सब्जेक्ट का हम लोग LLB BLLB के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, आप लॉ को असलियत में सीखेंगे, और जैसे आपकी लॉ कंप्लीट होगी आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर चुके होंगे और गवर्नमेंट जॉब पा भी सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम लोग। तो आप अगर हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816492276 पे या 9816634276 पे, यहाँ मैसेज करें। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी आपको मिल जाएगी। आप चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बच्चे हैं, या आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं, या कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप MDU रोहतक के बच्चे हैं, मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान के बच्चे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आपके जो मटेरियल पड़े होते हैं, नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर, पेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप यहाँ मैसेज करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप खरीदना चाहते हैं लेक्चर, हमारी एप्लीकेशन बनी है, हमारी अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन है, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे ना, तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भी शेयर कर देंगे, जो आपको आपके फ़ोन में चल जाएगी, और आपको वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देंगे। आप लैपटॉप में लेक्चर देखना चाहते हैं वहाँ भी चल जाएगा, आप फ़ोन में देखना चाहते हैं वहाँ भी चल जाएगा, हर कुछ हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, नोट्स आप बाई कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ है, इसके आपको नोट्स प्रॉपर चाहिए, अच्छे तरीके से नोट्स बने हो, तो आप ले सकते हैं, हमारे नोट्स बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपको हेल्प होगी। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आगे पनिशमेंट कर लेते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया सेक्शन 61 क्लॉज 2 जो है पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन 61 क्लॉज 2 का जो पहला पॉइंट है ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं और ऐसा ऑफेंस करने की कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि अगर वो ऑफेंस हो जाए तो नॉर्मली डेथ की सजा मिलती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा मिलती है, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। कितने टर्म के लिए? फॉर 2 ईयर और अपवर्ड। मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी किसी मर्डर को करने की, क्योंकि मर्डर होने पे डेथ मिलती है, या फिर कोई रेप करने की इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है, या कोई ग्रीवियस हर्ट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, या कोई भी ऐसा ऑफेंस करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी जिसके होने पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज्यादा की मिलती है। तो ऐसा जब होता है तो ऐसे जो व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे उनके लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी? उनको ऐसे शैल बी पनिश्ड, उनको ऐसे पनिश किया जाएगा अगर एक्सप्रेसली कोई भी प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन इन इज मेड इन द संहिता, इस भारतीय न्याय संहिता में कोई एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं है उस ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कितनी सजा मिलेगी, ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो कितनी सजा मिलेगी? उन बंदों को ऐसे सजा मिलेगी इन सच ए मैनर, उस तरीके से जैसे कि उन्होंने उस ऑफेंस को अबैट किया हो। मतलब जो सजा अबैटमेंट के लिए मिलती है, अबैटमेंट के ऑफेंस के लिए मिलती है, वो ही यहाँ पे मिलेगी। मतलब जो सजा अबैटमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ डेथ, ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, या अबैटमेंट ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स के लिए जो मिलती है अबैटमेंट करने के लिए, वही यहाँ मिलेगी। दूसरी बात, अगर मान लो अब 2 साल से कम सजा मिल रही है, सपोज 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 18 महीने, इस प्रकार की सजा मिल रही है, ऐसा ऑफेंस करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी। सपोज ABC इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, क्या करने के लिए? अफरे करने के लिए। अफरे क्या होता है? एक पब्लिक प्लेस में पब्लिक पीस को भंग करना, लड़ाई झगड़े करना। इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, हम ऐसा करेंगे, लोगों को डराएंगे और कुछ लूटपाट भी कर लेंगे, इस तरह से इन्होंने कुछ सोचा और अफरे करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी। अफरे पे बड़ी कम सजा मिलती है अगर आप देखेंगे तो।
मतलब 2 साल से कम ही मिलती है। तो अगर 2 साल से कम की सजा का ऑफेंस वाली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाएगी तो क्या सजा मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, आइदर डिस्क्रिप्शन बोले तो या तो साधारण कारावास होगा, इम्प्रिजनमेंट मतलब साधारण जेल मिलेगी, या कठोर कारावास होगा। कठोर मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक की ही सजा मिलेगी। या तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, कठोर कारावास जहां पे काम भी करवाया जाता है, या साधारण सिंपल इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम तक की? 6 मंथ तक की। या फिर क्या होगा? फाइन पड़ेगा उसको, उन बंदों को जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, या फिर उन दोनों को 6 मंथ तक की रिग्रेस या फिर कठोर कारावास होगी और साथ में फाइन होगा, दोनों हो जाएंगे। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है या तो साधारण सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या फिर कठोर मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो आई होप आपको पनिशमेंट भी समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, लॉ विद ट्विंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स के साथ अपने सीनियर्स के साथ जरूर शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पेज है हमारा लॉ विद ट्विंस के नाम से, वहां पे हम डेली काफी अपनी अपडेट रील्स डालते रहते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव बातें भी करते थे, बताते रहते हैं एग्जाम के बारे में भी, तो इसको पक्का फॉलो कर लीजिएगा, लॉ विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज। और हमारा ब्लॉगिंग चैनल है ब्लॉग विद ट्विंस, इसमें हम दोनों भाई जो हैं ब्रदर, ट्विंस ब्रदर ब्लॉग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें अपनी।